बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वाटरफॉल मॉडल वो था क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, तो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल आप लोगों ने देखा था कि हमने कहा था कि वो एक आइडियल वाटरफॉल मॉडल है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ आइडियल होती नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से वो जो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल था, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल जो है वो प्रैक्टिकल नहीं था। क्योंकि हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो डिफरेंट फेजेस हैं, एक फेज से जब हम दूसरी में जाएंगे या हर एक फेज के अंदर कि किसी भी फेज के अंदर हमने कोई सबकी सब एरर्स को रिमूव कर दिया है और अगली जो है फेज पे हम शिफ्ट हो गए हैं, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इस तरह की ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हम जो है किसी भी फेज़ के अंदर सारी की सारी एरर्स को रिमूव नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक न्यू जो हमारे पास एक वाटरफॉल मॉडल है वो है आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जो है एज कंपेयर टू क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, इसके अंदर फीडबैक पाथ्स होते हैं। ठीक है, तो फीडबैक पाथ क्या करते हैं कि किसी भी आप फेज पे खड़े हैं तो वहां पे आपको पता चला है कि इसके अंदर के वहां पे आपको पता चला है कि किसी भी जो प्रीसीडिंग जितनी भी फेज हैं, किसी भी फेज के अंदर कोई आपको पता चलता है कि वहां पे एरर हम कर चुके हैं, तो आप उस एरर पे जा सकते हैं, तो उस फेज पे जा सकते हैं। तो ये एक स्लाइड से डिफरेंस है। इसके अलावा जो है हम जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो पूरा प्रोसेस है, इसके अंदर कुछ जो है एफिशिएंसी को भी मद्देनजर रखते हुए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डाली हैं इस वाटरफॉल मॉडल के अंदर। तो आइए हम देखते हैं सेपरेटली कि वाटरफॉल मॉडल क्या चीज़ होती है। हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इस चीज़ को। इंट्रोडक्शन पहले है कि सबसे पहले ये कहता है कि द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल इज हार्ड टू यूज। जो हमारे पास जो पहला, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल था, इट वाज वेरी हार्ड टू यूज। ठीक है, क्यों था? क्योंकि आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल कैन बी taught of as a incorporating the necessary changes to the classical waterfall model to make it unusable in practical software development projects। तो प्रैक्टिकली होता क्या है कि हमें जो है कुछ एरर्स को जो है प्रीसीडिंग फेजेस में जाके रिमूव करना पड़ता है। तो इसी वजह से हमारे पास ये जो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, जो आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल वाटरफॉल मॉडल है। इसके अंदर हम फीडबैक ले सकते हैं किसी भी फेज पे जाके, और प्रीसीडिंग किसी भी जो फेजेस हैं वहाँ पे जाके उन एरर्स को फीडबैक की बेस पे रिमूव कर सकते हैं। और वो जो हमारे पास जो हम लोग एरर्स रिमूव करेंगे या जो चेंजेस करेंगे, वो हमारी दोबारा आगे जितनी भी फेजेस होंगी उनके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। ठीक है, तो अगला क्या है, इट इज ऑलमोस्ट द सेम एज द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल एक्सेप्ट सम चेंजेस आर मेड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये भी एक ये जो आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है, ये भी क्लासिकल, जो पहली लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल की तरह सेम ही है। बट इस इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की एफिशिएंसी को भी मद्देनजर रखा गया है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की एफिशिएंसी, सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही, बल्कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जो डिफरेंट फेजेस हैं, उनके अंदर आपस में एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के अंदर डाली गई हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये जो एफिशिएंसी हम बता रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की एफिशिएंसी है, ना कि सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर जो मेन कंपैरिजन है आइटरेटिव और वाटरफॉल और क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल का, वो ये है, द आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल प्रोवाइड्स द फीडबैक पाथ्स। क्या होता है कि आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का जो मेन डिफरेंस क्या है क्लासिकल से, कि इसके इट प्रोवाइड्स अ फीडबैक पाथ्स फ्रॉम एवरी फेज टू द प्रीसीडिंग फेज। हर फेज से उसकी जितनी भी फेजेस प्रीसीडिंग है वहां तक फीडबैक पाथ्स होते हैं, विच इज द मेन डिफरेंस फ्रॉम द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। ठीक है ना,
तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा देख लेते हैं डायग्राम को। तो इस डायग्राम में अगर आप लोग देखें, ये डायग्राम जो है ये आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल की है। ठीक है, आपने देखा था कि जो इससे पहले जो लेक्चर था क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, उसके अंदर भी ये सारी की सारी जितनी भी आप लोगों को जो 6 फेजेस नजर आ रही है, ये सारी की सारी फेजेस उसके अंदर भी थी। लेकिन डिफरेंस कहां पे आ रहा है? डिफरेंस अगर इस फेज से देखें, मेंटेनेंस की फेज से, कि इस फेज से पीछे वाली जितनी भी फेज हैं, ये इंटीग्रेशन वाली फेज हो गया, कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग की फेज हो गया, डिजाइनिंग, इस तरीके से रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। तो एक फेज से इसकी प्रीसीडिंग जितनी भी फेजेस हैं वहां तक इसका क्या जा रहा है? फीडबैक पाथ जा रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि इसके अंदर हर एक फेज से, ये जो आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है, इसके अंदर हर एक फेज से उसकी जो प्रीसीडिंग फेजेस होती हैं वहां तक इसका फीडबैक पाथ होता है। तो ये जो डायग्राम है, ये जो फीडबैक पाथ है, इसका क्या मतलब है कि मेंटेनेंस पे आप गए और आपको पता चला कि आप तो यहां से आप बता सकते हैं कि जो है ना, सपोज आप कह सकते हैं कि डिजाइनिंग में आपके पास यहाँ पे डिजाइन में आप कोई ना कोई एरर कर चुके हुए हैं, तो ये देखें यहाँ से मेंटेनेंस से डिजाइनिंग तक जो है आप लोगों के पास फीडबैक पाथ है, यहाँ पे जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। इस तरीके से आप अगर पता चला कि जो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आपने कोई एरर की है, यहाँ पे जाके आपको पता चला, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स के डॉक्यूमेंट के अंदर जाके यहाँ पे भी आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, हर एक फेज से उसकी प्रीसीडिंग फेजेस जो होती हैं वहां तक फीडबैक पाथ्स होते हैं। ये जो डायग्राम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ मेंटेनेंस से सारे की सारी प्रीसीडिंग फेजेस को आपको फीडबैक पाथ दिखाया गया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी फीडबैक पाथ्स हो सकते हैं। जिस तरह इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग से यहाँ से भी पिछली जो जितनी भी आपके पास जो फेजेस हैं इसकी प्रीसीडिंग, यहाँ तक आपको यहाँ पे भी फीडबैक पाथ्स होते हैं। तो इस डायग्राम को सिंपल रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज से इसकी प्रीसीडिंग जो फेजेस हैं वहां तक आपको फीडबैक पाथ दिखाया गया है। ठीक है जी, और एक और भी चीज आप लोग यहाँ पे देख लें कि इसके अंदर जब भी आप लोगों को सपोज आपको पता चला मेंटेनेंस पे जाके कि डिजाइनिंग में हम लोग कुछ एरर कर चुके हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ चीज हम भूल गए हैं या कुछ काम नहीं कर पाए, तो क्या होता है कि जब हम जहाँ पे मेंटेनेंस से दोबारा डिजाइनिंग पे जाएंगे तो डिजाइनिंग के बाद जो भी हमने चेंजेस किए हैं दोबारा ये सारी की सारी जो इसकी अगली जो फेजेस हैं, जितनी भी ये 3 फेज हैं, यहाँ पे ये जो भी चेंज हमने की है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। ठीक है, क्योंकि ये वाटरफॉल मॉडल है और ये एक सीक्वेंशियल मॉडल है। सीक्वेंशियल में क्या होता है, किसी भी फेज पे गए तो उससे अगली वाली फेज जितनी भी हैं उन सबको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने ट्रेवर्स करना होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पे आप लोगों ने हर एक किसी भी फेज पे दोबारा वापस गए, चेंजेस की, तो अगली जितनी भी बाकी जो फेजेस होंगी उनको दोबारा आपको ट्रेवर्स करना पड़ता है। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे एक और भी चीज मैं आपको बताता चलूं कि ये सिंपल एक डायग्राम है जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक फीडबैक पाथ बनाया, मेंटेनेंस से प्रीसीडिंग जो इसकी जो फेजेस हैं वहां पे हम लोगों ने एक फीडबैक पाथ बनाया। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें मेंटेनेंस से फिजिबिलिटी स्टडी जो है, फिजिबिलिटी स्टडी, वहां तक कोई फीडबैक पाथ आपको नजर नहीं आ रहा। इसका मकसद ये है कि अगर आपने जो है कोई भी प्रोजेक्ट, इफ यू हैव टेकन सम प्रोजेक्ट, अगर आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट ले लिया है किसी भी कस्टमर से कि मैं आपको डेवलप करके देता हूं, तो नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर यू टू गिव अप दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, एक दफा प्रोजेक्ट ले लिया तो अब उसको वापस करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगर आपने प्रोजेक्ट ले लिया है तो आप कोशिश करें कि इसको कंप्लीट ही करें। ठीक है, आपके पास कुछ कमियां और इसके अलावा जो है कुछ आप चेंजेस करें और इसको जरूर कंप्लीट करें, आप उसको दोबारा वापस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल होता है वापस करना। तो इसी वजह से यहाँ पे यानी किसी भी फेज से आपको जो है ना जो फीडबैक पाथ है वो फिजिबिलिटी तक नजर नहीं आएगा, बल्कि बाकी जो है जितनी भी फेज है वहां तक आपको फीडबैक पाथ नजर आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आपने जरूर माइंड में रखना है कि फिजिबिलिटी स्टडी तक कोई फीडबैक पाथ नहीं होता आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में। ठीक है, हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं कि ये जितनी भी मैंने आपको यहाँ पे कहानी बताई है इस डायग्राम के ऊपर, तो उसको हम टेक्स्ट में भी देखते हैं कि किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है इसको। ठीक है जी, अब अगली
तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जरा टेक्स्ट में देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी की सारी जो आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये है आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। तो कहता है कि व्हेन एरर्स आर डिटेक्टेड एट सम लेटर फेज, दीज फीडबैक पाथ्स अलाउ करेक्टिंग एरर्स कमिटेड बाय प्रोग्रामर्स ड्यूरिंग सम फेज। तो किसी भी फेज पे आपके पास आपको पता चल गया कि कोई आप पहले वाली कहीं पे जो है आप एरर कर चुके हैं, आप भूल चुके हैं कोई काम करना, तो आप क्या होता है कि आप किसी भी पहले वाली फेज पे जा सकते हैं। ठीक है, और द फीडबैक पाथ अलाउ द फेज टू बी रिवर्क इन विच एरर आर कमिटेड एंड दीज चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड इन द लेटर फेज। तो क्या है कि आपकी किसी भी फेज से प्रीसीडिंग सारी की सारी एक्सेप्ट जो फिजिबिलिटी स्टडी है वहां तक सारे के सारे आपके पास फीडबैक पाथ होते हैं। तो ये कहता है कि किसी भी पहले वाली फेज पे जाके जहां पे वो एरर अक्कर हुई है, ठीक है, तो वहां पे जाके आप इसको रिवर्क कर सकते हैं, और रिवर्क करने के बाद दोबारा आप इटरेटिवली सिक्वेंशियली वाटरफॉल के थ्रू आप नीचे वाली फेजेस पे आएंगे। ठीक है, तो फिर क्या है कि देयर इज नो फीडबैक पाथ टू दी स्टेज फिजिबिलिटी स्टडी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था इस डायग्राम में देखें तो किसी भी फेज से आपको फिजिबिलिटी स्टडी तक कोई पाथ नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है, क्यों, क्या वजह है? बिकॉज वंस अ प्रोजेक्ट हैज बीन टेकन, एक दफा अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट ले लिया, नाउ डज नॉट गिव अप द प्रोजेक्ट इजिली, तो इतनी आसानी के साथ आप उसको वापस नहीं कर सकते वो प्रोजेक्ट। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी एग्रीमेंट्स हो चुकी होती हैं आपकी, और काफ़ी एफर्ट्स भी लग चुकी होती हैं, तो आप बहुत मुश्किल होता है, आपके भी रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं, जो बंदा आपका वेट कर रहा है उसमें भी बहुत उसके भी रिसोर्सेज ज़ाया हो सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप एक प्रोजेक्ट को लेके फिर आप इसको गिव अप करें। इट्स गुड टू डिटेक्ट एरर इन द सेम फेज इन विच दे आर कमिटेड। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि अच्छा क्या है कि आप क्या करें कि जिस फेज के अंदर आपने एरर की, तो अगली फेज पे जाने से पहले ही आप सारी की सारी कोशिश करें कि कोई भी अगर पॉसिबल एरर है तो वहीं पे डिटेक्ट कर लें, वहीं पे आप कोशिश करें कि उसको सही करें। ये ना हो कि आप जो है एक सपोज फेज नंबर 2 पे कोई एरर कर चुके हैं और आखिरी फेज पे जाके आपको उसको डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि कोई एरर मैंने की तो नहीं है दूसरी फेज में। तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका नहीं है। आप क्या करें कि हमेशा कोशिश करें कि कोई भी किसी भी फेज पे खड़े हैं तो उस नेक्स्ट फेज पे जाने से पहले ही, या उसकी जो क्लोजेस्ट जो उसकी जो फेजेस हैं वहां पे ही आप जाके देखें कि इससे जो पहले वाली जो फेज है उसमें मैंने कोई एरर तो नहीं की। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे जाके आप वहीं पे उसी वक्त आप चेक करें कोई एरर तो मैंने नहीं की। ठीक है, क्योंकि ये लाजमी नहीं है कि आप जो है ना पहले एक दफ़ा 3-4 या सारी की सारी फेजेस कंप्लीट कर लें, मेंटेनेंस पे चले जाएं और मेंटेनेंस पे जाके देखें कि मैं किस फेज के ऊपर एरर कर चुका हूँ, तो वो सही तरीका नहीं है। तो आपने क्या कोशिश करनी है कि जहाँ पे भी खड़े हैं पहले तो कोशिश करें उसी फेज के ऊपर ही आप सारी की सारी पॉसिबल एरर्स को देखें कि कोई एरर तो नहीं कर चुके। अगर वो नहीं तो आप किसी जो क्लोजेस्ट जो नेक्स्ट जो फेज है उस पे जाके आप कोशिश करें कि पीछे देखें कि पिछली वाली फेज में कोई एरर तो नहीं की। ठीक है, तो क्लोजेस्ट आप लोगों ने देखना है, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा जो है ना रिसोर्सेज बच जाते हैं, हमारा टाइम बच जाता है, हमारी एफर्ट्स बच जाती हैं। ये ना हो कि मेंटेनेंस में जाके आपको पता चले कि आप डिजाइनिंग में जाके जो है ना कोई एरर कर चुके हैं, तो अब जब डिजाइनिंग पे जाएंगे, चेंजेस करेंगे, एरर्स को रिमूव करेंगे, तो दोबारा ये जो एरर्स हैं ये कोडिंग में भी इम्प्लीमेंटेशन में भी रिफ्लेक्ट हो रही होगी, टेस्टिंग में भी रिफ्लेक्ट हो रही होगी, लॉन्चिंग में भी रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो इससे हमारे जो है काफ़ी टाइम भी लग जाता है, इससे हमारी एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा जो है हमारी लग जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल करना है। तो ये जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, इट रिड्यूसेस द एफर्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड टू करेक्ट द एरर। ठीक है, अगर हम जिस फेज पे खड़े हैं वहीं पे ही उसी वक्त ही हम ये पता चला लें कि हम कौन सी एरर कर चुके हैं, तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, इससे हमारी एफर्ट्स बच जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ रहा है इसी
एक कॉन्सेप्ट आ रहा है एरर से रिलेटेड, फेज कंटेनमेंट ऑफ एरर्स। अब इसका क्या मतलब है? द प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्टिंग एरर्स एज क्लोज टू देयर पॉइंट ऑफ कमिटमेंट एज पॉसिबल इज नोन एज फेज कंटेनमेंट ऑफ एरर्स। तो फेज कंटेनमेंट ऑफ एरर क्या होता है कि आप लोगों ने एज पॉसिबल आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जहां पे एरर कमिट हुई है, ठीक है, तो वहीं पे आप लोग कोशिश करें, पता चलाएं कि आपको पता चल जाए कि ये एरर वहां पे अकर हुई है, ठीक है। तो क्लोजेस्ट आप लोगों ने देखना है, जहां पे एरर अकर हुई है उसकी क्लोजेस्ट जो फेजेस होती हैं, या तो उसी फेज के अंदर ही आप पता चला लें, या उसकी जो एडजेसेंट जो क्लोजेस्ट नेक्स्ट जो फेज है वहां पे आप लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे पिछली फेज में मैं एरर कर चुका हूँ। तो इस चीज को जो हम लोग ख्याल करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं कि फेज कंटेनमेंट ऑफ एरर, कि जहां पे जिस फेज के अंदर एरर कमिट हुई है वहीं पे हम लोगों ने उसको डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोगों ने जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो तो इस चीज को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सीरियस लेना है, क्योंकि इससे हमारी काफ़ी सारी कॉस्ट बच जाती है, इससे हमारी काफ़ी सारे रिसोर्सेज बच जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें जो है, इस स्लाइड में हमारे पास क्या है, एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। तो हम इसमें एडवांटेजेस ऑफ इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल देखेंगे, साथ साथ हम जो पहले वाला जो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है उसके साथ थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी करते जाएंगे कि इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, तो हम और ये चीज जो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है उससे कैसे डिफर करती है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर फीडबैक पाथ होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूं कि दो तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। एक क्या होता है कि आप लोग एडिशनल फीचर्स, आप एक स्टेज पे चले, एक स्टेज से शुरू किया आपने और चौथी स्टेज पे चले गए और फिर आपको पता चला कि मैंने एडिशनल जो है कोई मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट है उसको, या एडिशनल फीचर मैंने ऐड करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो उसका ताल्लुक फीडबैक पाथ से नहीं है। जो फीडबैक पाथ होता है ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड नहीं होता है। ये फीडबैक पाथ होता है जस्ट आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स है उनको आप हैंडल करते हुए जो एरर्स आ चुकी हैं उन एरर्स को रिमूव करने के लिए फीडबैक पाथ्स होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट फेजेस पे आप जाते हैं और किसी भी एक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो आप एरर कर चुके होते हैं तो उस एरर को हैंडल करने के लिए फीडबैक पाथ्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसके एडवांटेजेस में क्या है कि आपके पास एज कम्पेयर टू द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में आपके पास फीडबैक पाथ होते हैं, ठीक है। किसी भी फेज पे खड़े हैं तो आपको पता चले किसी भी प्रीसीडिंग फेज पे आपने कोई एरर की है तो वहां पे आप जाके दोबारा उसको करेक्ट करके आप दोबारा नीचे वाटरफॉल कर सकते हैं। तो क्या होता है कि इन क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल देयर आर नो फीडबैक पाथ्स, सो देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर द एरर करेक्शन। तो एरर करेक्शन का कोई मैकेनिज्म वहां पे नहीं होता। बट इन इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल फीडबैक पाथ्स फ्रॉम वन फेज टू इट्स प्रीसीडिंग फेज अलाउज करेक्टिंग द एरर्स दैट आर committed and these changes are reflected in the later phases। ये चीज भी आपने याद रखनी है कि जब भी आप दोबारा जाके चेंजेस की किसी भी पहले वाली प्रीसीडिंग फेज में तो ये फिर अगली वाली जितनी भी फेजेस हैं उनमें ये रिफ्लेक्ट हो रही हों। क्यों हो रही होंगी? क्योंकि ये जो इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल हो गया या क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल हो गया, ये सीक्वेंशियल मॉडल्स होते हैं। ये नहीं होता कि आप किसी भी फेज को स्किप करके आप जो है ना नीचे वाली फेज पे चले जाएं। तो सीक्वेंस में चलना पड़ता है। किसी भी फेज पे दोबारा ऊपर गए तो नीचे वाली फेज सारी दोबारा ट्रेवर्स करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से जो है ये सीक्वेंशियल होता है और ये जो चेंजेस होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं, ठीक है। और ये चेंजेस यहाँ पे कौन सी चेंजेस की बात हो रही है? कोई एडिशनल फीचर्स वाली चेंजेस की बात नहीं हो रही फीडबैक में, ये एरर्स की चेंजेस हो रही हैं कि कोई एरर कर चुके हुए हैं और एरर को रिमूव किया तो उस वक्त जो एरर्स आई हैं, तो एरर्स का ताल्लुक जो है ना वो फीडबैक पाथ से होता है। या ये कह सकते हैं कि फीडबैक पाथ का ताल्लुक जो है वो किसी भी रिक्वायरमेंट को जो पहले से आप लोगों ने डॉक्यूमेंट कर ली हुई है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर, उसके अंदर उसको रिमूव करने के लिए फीडबैक पाथ्स होते हैं। इसके साथ ही साथ जो है ना ये बहुत सिंपल होता है, ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकल भी है। सिंपल तो आप लोगों के पास इटरेटिव मॉडल, सिंपल तो आप लोगों के पास क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल भी था, लेकिन इसके साथ ही साथ जो इटरेटिव वाटरफॉल भी सिंपल है
बट इसके साथ साथ इसके अंदर फीडबैक पाथ्स भी होते हैं। तो इस वजह से ये सिंपल, तो ये जो इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है सिंपल के साथ साथ इसके अंदर फीडबैक पाथ्स भी होते हैं, तो इस वजह से ये प्रैक्टिकल है एज कम्पेयर टू classical waterfall model. So iterative waterfall model is very simple to understand and use. That's why it is one of the most widely, इस वजह से most widely used software development model होता है ये। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं drawbacks of iterative waterfall model। तो यहाँ पे ये 5 डिफरेंट टाइप की जो है ना ड्रॉबैक्स ऑफ आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल हैं, तो हम वन बाय वन देखते हैं कि ये कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं। पहला क्या है कि डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट चेंज रिक्वेस्ट्स। हाँ, यहाँ पे देखें जो आप लोगों के पास जो आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है, पिछली स्लाइड में देखें फीडबैक पाथ तो होता है। फीडबैक पाथ क्या करता है कि एरर्स को रिमूव करने के लिए ये फीडबैक पाथ होता है, लेकिन इसके बरक्स अगर आप लोग देखें तो जो चेंजेस, जो कस्टमर एडिशनल चेंजेस कहता है, एडिशनल फीचर्स जो आपको कहता है वो डालने होते हैं, तो ये इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में नहीं डाल सकते। जिस तरीके से क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में हम एडिशनल चेंजेस या एडिशनल फीचर्स जो रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो नहीं कर सकते, इस तरीके से इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट द चेंज रिक्वेस्ट्स। ठीक है। The major drawback of the iterative waterfall model is that all the requirements must be clearly stated before the starting of the development phase. अब क्या है कि इसमें भी क्या है कि जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि हम लोग यही इज्यूम कर रहे होते हैं कि हर एक फेज से पहले, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द डेवलपमेंट फेज। कोई भी डेवलपमेंट फेज स्टार्ट करने से पहले आपकी रिक्वायरमेंट्स सारी की सारी आप लोगों को क्लियर हैं, सारी से रिक्वायरमेंट्स वेल अंडरस्टूड हैं, अंडरस्टैंड की हुई हैं आप लोगों ने। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि एडिशनल हम लोग रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे हैंडल नहीं कर रहे होते। कस्टमर में चेंज द रिक्वायरमेंट्स आफ्टर, हालांकि होता क्या है कि कस्टमर की चेंजेस, कोई भी कस्टमर है जहां पे भी है जो भी है, वो हमेशा विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको कोई ना कोई एडिशनल चेंजेस की रिक्वायरमेंट की रिक्वेस्ट जरूर करता है। तो अब ये क्या है, ये जो हमारे पास इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है, इसके अंदर हम इन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते, तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि हमेशा हर कस्टमर की कोई ना कोई एडिशनल जो रिक्वायरमेंट्स की रिक्वेस्ट जरूर होती है। ठीक है, बट iterative waterfall model does not leave any scope to incorporate the change requests that are made after the development phase started। तो डेवलपमेंट फेज एक दफा स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद कोई भी ये एडिशनल फीचर को इनकॉर्पोरेट नहीं करता। इसके बाद क्या होता है कि ये एक और ड्रॉबैक है, जिस तरीके से आप लोगों के पास क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल था, इसी तरीके से इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल भी क्या है कि आपने सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स के अंदर कर ली हुई हैं, एडिशनल फीचर्स तो आप लोगों ने इनकॉर्पोरेट करने नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपने कंप्लीट एक दफ़ा अपना सॉफ्टवेयर जो है प्रॉपर मुकम्मल तौर पे इसको कंप्लीट किया, तो कंप्लीट करने के बाद आपने एट ए टाइम एक ही गो में आपने कस्टमर को डिलीवर करना होता है। ये नहीं हो सकता कि आप जो है आप क्या करें कि अपने सॉफ्टवेयर के कुछ मॉड्यूल्स आप कस्टमर को डिलीवर कर दें, वो कुछ आपको जो है ना रिस्पॉन्स दे, और इसकी बेस पे आप जो है उसके अंदर इंक्रीमेंटल चेंजेस कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो इसमें आपकी जो है इंक्रीमेंटल डिलीवरी नहीं होती। एक दफ़ा एक ही गो में पूरी को पूरा प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, डेवलप करते हैं, और एक ही गो में आप लोग डिलीवर कर रहे होते हैं। तो इन द इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल द फुल सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटली डिलीवर्ड एंड टेस्टेड बिफोर द डिलीवरी टू द कस्टमर। मुकम्मल तौर पर इसको टेस्ट किया जाता है, सिस्टम टेस्टिंग की जाती है, और वन गो में इसको डिलीवर कर दिया जाता है कंप्लीटली। देयर इज नो स्कोप फॉर एनी इंक्रीमेंटल डिलीवरी, इंक्रीमेंटल डिलीवरी इसके अंदर नहीं होती। सो द कस्टमर्स हैव टू वेट लॉन्ग फॉर गेटिंग द सॉफ्टवेयर। तो इसमें होता क्या, नुकसान क्या होता है, जो कस्टमर आप लोगों के पास है उसको बहुत ज्यादा जो है ना वेट करना पड़ता है सॉफ्टवेयर की डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है।
यहाँ पे देखें जी, तीसरा जो आपके पास ड्रॉबैक है वो क्या है कि ओवरलैपिंग ऑफ द, ये जो आप लोगों के पास अब यहाँ पे देखें तीसरा बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है ओवरलैपिंग ऑफ द फेज नॉट सपोर्टेड, के फेजेस की जो ओवरलैपिंग है वो हम यहाँ पे सपोर्ट इज नॉट सपोर्टेड। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज आप याद रखें कि एक होता है दो फेजेस का आपस में ओवरलैप करना, ठीक है। तो एक होता है आप लोगों के पास दो फेजेस का ओवरलैप करना, दूसरा क्या होता है फीडबैक पाथ्स होते हैं। ओवरलैप का क्या मतलब है कि आप दो फेजेस को अपना टाइम और रिसोर्सेज बचाने के लिए दो फेजेस को पैरेलल में चला रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो पैरेलल में दो फेजेस को चलाना जो है यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक फेज कंप्लीट होती है, मुकम्मल होती है, तो जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल होती है तो आप अगली फेज पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ओवरलैप नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे लिए कभी कभी जो है ना एफर्ट इस पर बहुत ज़्यादा लग रही होती है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, क्योंकि ये हर एक प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में होता है कि एक टीम टाइम पे भी फ्री हो सकती है, एफिशिएंटली भी काम कर सकती है एज कम्पेयर टू द अदर टीम। तो इस वजह से हमारी कोशिश क्या होती है कि हम जो है ना कुछ फेजेस को ओवरलैप भी करें। बट आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है, मॉडल एज्यूम्स दैट वन फेज कैन स्टार्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस फेज, कि एक फेज दूसरी की प्रीवियस फेज की कंप्लीशन के बाद स्टार्ट हुई है। बट इन रियल प्रोजेक्ट्स phases may overlap to reduce the effort and time needed to complete the projects. फीडबैक पाथ तो होते हैं, फीडबैक पाथ का मकसद सिर्फ एरर्स को रिमूव करना होता है, और वो भी आप वो जो फीडबैक पाथ का ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो है दो फेजेस को पैरेलल में चला रहा है। बस उसमें क्या होता है कि आपने एक फेज में एरर डिटेक्ट की, तो जिस फेज में वो एरर आई थी या आपको पता चला है, तो वहां पे आप जाते हैं और फिर सिक्वेंशियली सारी की सारी जो है जो अगली वाली जो फेजेस हैं वहां तक आप लोग जा रहे होते हैं। बट ये जो ओवरलैपिंग ऑफ द फेजेस इज नॉट सपोर्टेड एट ऑल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है रिस्क हैंडलिंग नॉट सपोर्टेड। इसके अंदर रिस्क हैंडलिंग भी जो है नी सपोर्ट इज नॉट सपोर्टेड। रिस्क अब क्या हो सकता है, ये रिस्क यहाँ पे जो बात की गई है, ये रिस्क क्या है कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस चला रहे हैं, तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस की जो रिलायबिलिटी है, अगर वो कहीं पे आप लोग उसको ये प्रोसेस मॉडल जो है आपका रिलायबल नहीं रहा, ये प्रोसेस ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस आपके पास रिलायबल नहीं है, तो इसको आप कभी भी हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज आप की जो है जो डेडलाइन है, आपने किसी एक डेट में आपने जो है अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है, तो आप उससे कुछ टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। तो इस चीज़ को हैंडल करना आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में बहुत मुश्किल है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में सफ़र फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ द रिस्क्स, बट आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल हैज़ नो मैकेनिज्म फॉर रिस्क हैंडलिंग। आप यहाँ पे एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के थ्रू, और किसी भी स्टेज पे जाके आपको जो कस्टमर है वो रिस्पांस नहीं दे रहा, आपको उससे कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ गई है, वो आपको रिस्पांस नहीं दे रहा, तो ये वाटरफॉल मॉडल जो है इस आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल इसको सपोर्ट नहीं करता। क्यों? किसमें आपकी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन वन टाइम होती है। स्टार्ट में जब एसआरएस बना रहे हो तो इस टाइम आपके साथ क्या होती है, जो आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो एसआरएस जब आप लोग बना रहे होते हैं, एग्रीमेंट कर रहे हो, तो वहाँ तक होती है। और उसके बाद क्या होता है, जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है कम्प्लीटली, तो फिर आप उसके हैंड ओवर करते हैं। तो दरमियान में कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ गई है कस्टमर की, तो ये जो रिस्क है ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। इस तरह के खैर रिस्क जो होते हैं आपके पास, इसको नलिफाई करने के लिए आगे बहुत से जो है मॉडल्स आ रहे हैं, तो उनमें हम इन रिस्क को हैंडल करेंगे। इसकी भी क्या होता है कि लिमिटेड कस्टमर इंटरेक्शंस होती है। हमारे कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शंस होती हैं ये बहुत ही लिमिटेड होती हैं, ठीक है। तो लिमिटेड इंटरेक्शंस होती हैं हमारे कस्टमर्स के साथ। एक तो क्या होता है कि हम कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करते हैं एसआरएस के बाद, और दूसरे क्या होता है कि हम उसके इंटरेक्शन तभी करते हैं जब उसके हैंड ओवर कर देते हैं, तो वापस उसका रिस्पॉन्स हमें नहीं आता। तो कस्टमर इंटरेक्शन, तो इसका ड्रॉबैक अब क्या होता है कि अगर कस्टमर को कोई एडिशनल
चेंजेस चाहिए अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो कभी भी हमसे वो चेंजेस नहीं करवा पाएगा अगर हम लोग इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। और हालांकि प्रैक्टिकली होता क्या है कि कोई भी कस्टमर है, उसकी कोई ना कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो रिक्वेस्ट कर रहा होता है, तो प्रैक्टिकली ये चीज़ हम लोग ये ख़त्म नहीं कर सकते। कस्टमर इंटरेक्शंस अकर एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, एट द टाइम ऑफ द रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एट द प्रोजेक्ट कंप्लीशन एट द टाइम ऑफ द सॉफ्टवेयर डिलीवरी। तो दो टाइम हम कस्टमर से इंटरेक्शन जस्ट कर रहे होते हैं। दीज फ्यूअर इंटरेक्शन with the customer may lead to the many problems as the finally developed software may differ from the customer actual requirements। तो अगर हमने कोई एक्चुअल कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, हमने वो फुलफिल नहीं की, और हम जब ये तो कस्टमर हमसे इस वाटरफॉल मॉडल में, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में दोबारा डिमांड नहीं कर सकता। तो इसमें क्या होता है कि कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट्स रह भी जाती हैं जो कि दोबारा हमें कस्टमर रिक्वेस्ट नहीं कर सकता अगर हम लोग इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। तो इसके साथ ही ये हमारा जो लेक्चर है ख़त्म होता है। तो न्यू लेक्चर में हम लोग जो है वो न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे। तो तब तक मैं आपको यही कहूँगा कि जितने भी हम लोगों ने इस स्लाइड के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, आप लोगों ने क्या करना है कि इसको थॉरोली स्टडी करना है। और इसका तरीका क्या होगा कि सबसे पहले आपने इस जितनी भी ये स्लाइड्स हैं, इन स्लाइड्स को आप लोगों ने क्या करना है कि इस की एनालिसिस करनी है कि सबसे पहले इसके अंदर कंटेंट्स कौन कौन से हैं, इसका मेन टॉपिक क्या है और इस टॉपिक के अंदर कंटेंट्स कौन कौन से हैं, और फिर जो पहले वाले मॉडल्स हैं उनके साथ कंपैरिजन कैसे किया गया है। जब इन दो तीन चीज़ों का आप लोग ख्याल करेंगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। या इनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं तभी कैच कर पाएंगे जब आप एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे होते हैं तो जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे बाकी चीज़ों के साथ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स के अंदर आप लोगों को उसको कैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि ये जो हमारा जो लेक्चर था ये इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल से रिलेटेड था। तो स्टार्ट में मैंने इस स्लाइड के ऊपर आपको ये बताया कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इस मॉडल की। बेसिकली हम लोगों ने कंपैरिजन किया, उसकी एनालिसिस की क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल की, जो हमारे पास जो ड्रॉबैक्स है उनको नलिफाई करने के लिए इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल लेके आए। फिर इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में स्टार्ट में थोड़ा बहुत कंपैरिजन है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के साथ। उसके बाद जो है ये डायग्राम आपको दिखाई गई है, इसमें भी आपने देखना है कि किस तरीके से ये थोड़ी बहुत डिफरेंट है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल से, जहाँ भी जिस तरीके से फीडबैक पाथ्स हैं। और इसके बाद क्या है कि इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल की जो है ना कुछ ये प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक एरर्स को रिमूव करने के बारे में एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। उसके बाद जो है हमने अगली दो स्लाइडों के अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे, तो ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है कि एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किस बेस पे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल या अदर वाटरफॉल मॉडल से डिफरेंट है। तो इसके साथ ही हमारा जो है लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।